रोवन की प्रतिक्रिया वैसी नहीं थी जैसी एलेक्स ने उम्मीद की थी। उस आदमी ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और जोर से हंसा। उसकी हंसी की आवाज़ धुंध भरे जंगल में गूंजती हुई टूटे हुए पेड़ों के बीच थमसी गई। हा 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 हा, तुमने क्या कहा? रोवन की हंसी अचानक रुक गई, मानो कभी थी ही नहीं। उसकी जगह उसके चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान फैल गई। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं बलजाड परिवार का राजकुमार हूँ। मेरे पूर्वज ब्रह्मांड के सर्वोच्च हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे धमका सकते हो? वह एक कदम आगे बढ़ा, उसकी कुल्हाड़ी हल्की हल्की चमक रही थी और उसके चारों ओर एक ठंडी, घातक मंशा पनपने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो हथियार उसकी भावनाओं के जवाब में गूंज रहा हो, जैसे वह इस्तेमाल होने के लिए बेताब हो। तुम शायद महज संयोग से यहाँ आ गए हो और अब सोचते हो कि तुम मुझसे श्रेष्ठ हो। रोवन ने धीरे से सिर हिलाया, उसके चेहरे पर बनावटी दयाभाव था। चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ छोटे आदमी। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनके पास समर्थन होता है और दूसरे वो जो मर जाते हैं। मेरे पास ऐसा समर्थन है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे पूर्वज ने तो तुम्हारे द्वारा दिखाए गए अपमान से भी कम अपमान के लिए पूरी सभ्यताओं को नष्ट कर दिया था। एलेक्स ने कुछ नहीं कहा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ग्रैंड मास्टर ने उसे चेतावनी दी थी। इस स्थान में प्रवेश करने वाले साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनमें से प्रत्येक के पास असाधारण प्रतिभा, शक्तिशाली वंश या दोनों ही गुण थे। रोवन का अहंकार निराधार नहीं था, ये वास्तविकता पर आधारित था। उसके पूर्वज के पास सचमुच सभ्यताओं को निर्दयतापूर्वक नष्ट करने की शक्ति थी। मर जाओ, रोवन ने कहा। ये शब्द बिना किसी झिझक के बोला गया और तुरंत बाद वह हिलने लगा। वह उल्कापिंड की तरह तेजी से आगे बढ़ा, उसका शरीर ऊर्जा से भरपूर था और उसकी कुल्हाड़ी उसके सिर के ऊपर उठी हुई थी। उसके द्वारा उत्पन्न बल के कारण उसके चारों ओर की हवा विकृत हो रही थी और उसके हर कदम के साथ उसके पैरों के नीचे की जमीन चटक रही थी। एलेक्स ने उसे पास आते हुए देखा। वह तुरंत नहीं हिला, इसके बजाय उसने सावधानीपूर्वक दूरी नापी और सटीक समय का अनुमान लगाया। उसकी सांसें स्थिर रहीं, उसकी निगाहें एकाग्र थीं। जब समय आया तो उसने अपनी मुट्ठी उठाई, अपनी सारी शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित की और एक निर्णायक प्रहार से टकराव को समाप्त करने की तैयारी की। और फिर कोई प्रकट हुआ। वह नया व्यक्ति सीधे रोवन के सामने खड़ा हो गया और उसका रास्ता इस तरह रोक दिया मानो वह हमेशा से वहीं मौजूद रहा हो। वह रोवन से लंबा और चौड़े कंधों वाला था, उसके बाल भी रोवन जैसे सुनहरे थे, लेकिन उसकी आंखें गहरी और अधिक गंभीर थीं। जहां रोवन आक्रामकता और आवेगशीलता से भरा हुआ था, वहीं यह व्यक्ति शांत अधिकार का परिचय देता था। उसने एक हाथ उठाया। रोवन तुरंत रुक गया। उसकी कुल्हाड़ी बीच में ही रुक गई, हवा में लटकी हुई थी मानो समय केवल उसी के लिए थम गया हो। रोवन के चेहरे का भाव बदल गया। उसका अहंकार पूरी तरह गायब हो गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसका जबड़ा ढीला पड़ गया और उसकी बांह अनियंत्रित रूप से कांपने लगी। बड़े भाई, रोवन की आवाज़ डर से भरी हुई फुसफुसाहट जैसी निकली। रोवन, अजनबियों से झगड़ा मत करो। ठीक है। आवाज़ कोमल थी और उसमें स्नेह की हल्की सी झलक थी, फिर भी रोवन ने ऐसी प्रतिक्रिया दी मानो उस पर किसी अदृश्य शक्ति का प्रहार हुआ हो। वह तुरंत 2 कदम पीछे हट गया, उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया और उसने अपनी कुल्हाड़ी को तब तक नीचे किया जब तक कि उसका ब्लेड जमीन की ओर न हो गया। इसके बाद उस व्यक्ति ने अपना ध्यान एलेक्स की ओर मोड़ा। उनके चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी और स्वागतपूर्ण मुस्कान छा गई, जो एलेक्स को उनसे निकलने वाली अपार शक्ति से बिल्कुल विपरीत प्रतीत हो रही थी। दोस्त, मेरा भाई बचकाना है। उसकी बातों को गंभीरता से मत लेना, उसने सौहार्दपूर्ण लहजे में कहा। एलेक्स को उस मुस्कान पर भरोसा नहीं था, एक पल के लिए भी नहीं। उन्होंने अपनी दृष्टि को केंद्रित किया, जिससे सूचना एकत्र करने की उनकी क्षमता सक्रिय हो गई। सारी बातें उसके दिमाग में स्पष्ट रूप से उभर आईं। नाम, विक्टर बाल्जार्ड। मार्शल सोल, वर्ल्ड ट्री कैस ग्रेड। पद, मार्शल सम्राट स्तर 9। युद्ध कौशल, गांगेय क्षेत्र। नोट, उसके पास एक परम वास्तविकता श्रेणी की तलवार है जो उसका मार्गदर्शन करती है। वह एक बहुत खतरनाक प्रतिद्वंद्वी है। नियति का पुत्र। एलेक्स ने ऐसे व्यक्तियों के बारे में पढ़ा था। उन्हें स्वयं ब्रह्मांड द्वारा चुना गया था और वे दूसरों से ऊपर उठने के लिए नियत थे। उनके पास भाग्य, शक्ति और अवसर थे जो आम लोगों को कभी नहीं मिल सकते थे। वे संसाधनों, सहयोगियों और सफलताओं को इस प्रकार आकर्षित करते थे मानो स्वयं वास्तविकता उनके पक्ष में झुकी हो। वे अपने जैसे अन्य लोगों को भी महसूस कर सकते थे। इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि विक्टर ने हस्तक्षेप क्यों किया था। उसने ये पहचान लिया था कि एलेक्स साधारण व्यक्ति नहीं था, वह ऐसा व्यक्ति था जिसे लापरवाही से खारिज नहीं किया जा सकता था या बिना किसी परिणाम के हटाया नहीं जा सकता था। दोस्त, तुम्हारा नाम क्या है? विक्टर ने उसी गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ पूछा। तुम बहुत दिलचस्प इंसान हो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहूँगा। लेकिन भाई, रोवन ने कहना शुरू किया, वह जो सुन रहा था उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। विक्टर ने उसकी ओर एक नज़र डाली। यह एक साधारण लुक था, लेकिन इतना ही काफ़ी था।
रोवन तुरंत रुक गया। उसका मुंह एकदम बंद हो गया और उसने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया, आगे बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक मित्र, एलेक्स ने प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार किया। विक्टर जैसे व्यक्ति से संपर्क रखना फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे ऐसे संसाधनों, सूचनाओं और अवसरों तक पहुंच मिल सकती है जो अन्यथा पहुंच से बाहर रहते। हालांकि ये बोझ भी बन सकता है। विक्टर शक्तिशाली था और सीधे मुकाबले में संभवतः एलेक्स से भी अधिक शक्तिशाली। इसके अलावा उसके पास एक ऐसी तलवार थी जो उसे दिशा दिखाती थी। वह तलवार उसे बिना किसी उद्देश्य के मित्रता की ओर नहीं ले जाएगी। इसके पीछे हमेशा कोई ना कोई कारण होता था। एक दोस्त, एलेक्स ने धीरे से कहा, मैं इतनी आसानी से दोस्त नहीं बनाता। मेरी दोस्ती ऐसी चीज़ नहीं है जो बिना सोचे समझे दी जा सके। अगर आप इसे चाहते हैं तो आपको इसे कमाना होगा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, हालांकि वह मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। फिर वह मुड़ा और चलने लगा। वह भागा नहीं, उसने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल नहीं किया। उसकी चाल स्थिर और धीमी रही, मानो उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह न हो कि उसके पीछे क्या हो सकता है। उसके पीछे रोवन ने ठंडी सी फुफकार मारी। कितना अहंकारी है, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे गठबंधन को ठुकराने की। विक्टर ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वह स्थिर खड़ा रहा, एलेक्स की आकृति को धीरे धीरे धुंध में गायब होते हुए देखता रहा। उसके चेहरे की गर्माहट फीकी पड़ गई, उसकी जगह कुछ अधिक विचारशील, अधिक गणनात्मक भाव आ गया। गुरुजी, अगर मुझे मौका मिले तो क्या मुझे उसे मार देना चाहिए? विक्टर ने मन ही मन पूछा। कुछ देर का विराम रहा। फिर एक प्राचीन आवाज ने जवाब दिया, इंतजार करो और देखो, वह आसान निशाना नहीं है। मैं उससे असीम शक्ति का एहसास कर सकता हूँ। विक्टर के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। असीम शक्ति एक ऐसा शब्द नहीं था जिसका प्रयोग उसके स्वामी ने बिना किसी कारण के किया हो। इसके अलावा वह एक आदिम सर्वोच्च जगत से आया है। आवाज ने आगे कहा, तुम्हें उसके ग्रह पर उसका अनुसरण करना चाहिए। यदि तुम उस जगत को आत्मसात कर लेते हो तो भले ही आज तुम्हें स्वर्णिम बीज प्राप्त न हो, तुम्हारा आंतरिक जगत अनंत संभावनाओं से भर जाएगा। विक्टर की आंखों में हल्की सी चमक दिखाई दी। असीम संभावनाएं, यह इस जगह पर मिले एक अवसर से कहीं अधिक मूल्यवान था। समझ गया, विक्टर ने उत्तर दिया। वह मुड़ गया, रोवन के कंधे पर मजबूती से हाथ रखा और युवक की अनिच्छा के बावजूद उसे अपने साथ खींच ले गया। इसी बीच एलेक्स धुंध भरे जंगल में चलता रहा। उसके चेहरे पर शांति छाई रही, लेकिन उसका दिमाग सक्रिय था, जो अभी अभी घटी हर बात का विश्लेषण कर रहा था। उसने विक्टर से उत्पन्न दबाव को महसूस किया था, एक ऐसी प्रबल उपस्थिति जिसने उसके भीतर की हर सहज प्रवृत्ति को प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर कर दिया था। भागने या लड़ने की तीव्र इच्छा थी, फिर भी वह स्थिर रहा। उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया और बिना कमजोरी दिखाए वहां से चला गया। इसे एक जीत माना जा सकता है, हालांकि यह एक छोटा सा था। एलेक्स, पृथ्वी एक प्राइम वर्ल्ड नहीं है। राफेल की आवाज़ सीधे उसके दिमाग में सुनाई दी। एलेक्स चलना बंद कर दिया। ये जानकारी अप्रत्याशित थी और इसके ऐसे निहितार्थ थे जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। क्या ऐसा है? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। हाँ, पृथ्वी कुछ उच्च गुणवत्ता वाली चीज़ है। मैं इसकी सटीक प्रकृति का निर्धारण नहीं कर सकता, लेकिन यह निश्चित रूप से एक प्राइम वर्ल्ड नहीं है। एलेक्स कुछ देर तक चुप रहा। फिर राफेल ने बोलना जारी रखा। आपको सावधान रहना चाहिए, आपकी पृष्ठभूमि अवांछित ध्यान आकर्षित कर सकती है। एलेक्स ने इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। ये बात समझ में आती है। यदि पृथ्वी वास्तव में एक आदर्श दुनिया से परे कुछ थी, तो यह अनिवार्य रूप से एक लक्ष्य बन जाएगी। ऐसे लोग होंगे जो इसका शोषण करना चाहेंगे, इसे नष्ट करना चाहेंगे या इस पर अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। उसे सतर्क रहने की जरूरत होगी, पहले से ज़्यादा सतर्क। वह फिर से चलने लगा। कुछ ही देर में युद्ध की आवाज़ें उस तक पहुंचने लगीं। धातु से धातु टकराए, ऊर्जा के विस्फोट बार बार हुए। दर्द और क्रोध की चीखें जंगल में गूंज उठीं, जिससे उस क्षेत्र में छाए अस्वाभाविक शांति भंग हो गई। एलेक्स शोर के स्रोत की ओर बढ़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि दो समूह आपस में लड़ रहे थे। कुल मिलाकर लगभग 20 लोग थे, जो दो विरोधी गुटों में बटे हुए थे। हर हमले से शक्तिशाली भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती थीं जो दूर तक फैलती थीं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देती थीं। पेड़ चकनाचूर हो गए, जमीन फट गई और झुलस गई, यहाँ तक कि कोहरा भी संघर्ष की तीव्रता के आगे फीका पड़ गया। एलेक्स ने उन्हें संक्षेप में देखा। उन्होंने उनकी गतिविधियों, उनके समन्वय और उनकी समग्र शक्ति का आकलन किया। दोनों में से कोई भी समूह भरोसेमंद नहीं लग रहा था। दोनों में से कोई भी समूह बातचीत के लायक नहीं लग रहा था। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उसे फायदा हो। बिना किसी झिझक के उन्होंने खुद को इस मामले में शामिल न करने का फैसला किया। उसने टेलीपोर्टेशन को सक्रिय कर दिया। अगले ही पल वह युद्ध क्षेत्र को पूरी तरह से पार कर चुका था। वह अपने मूल लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ता रहा। सुनहरा विलो वृक्ष और वह बीज जो उसमें समाहित था।